मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या है चैप्टर का नेम? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक एलिमेंट किसे बोला जाता है? जो हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी उसमें जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोला है? पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 इनके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से एलिमेंट्स हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ह, ली, न, की, रब, से, फरियाद। बहुत बार आपको ट्रिक कराई हुई है। ह, ली, न, की, रब, से, फरियाद। बेटा मांगे, कार, सफारी, बाप, रोए। बेटा मांगे, कार, सफारी, बाप, रोए। ये है हमारे पास ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, ये है हमारे पास ग्रुप 2 के एलिमेंट्स। इन्हीं को ही क्या बोला गया है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोला गया है। अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखूं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। लिथियम का होता है 3, सोडियम का होता है 11, पोटेशियम का होता है 19, रुबिडियम का होता है 37, सीजियम का होता है 55 और फ्रेंसियम का होता है 87। तो ये 3 है तो ये कितना होगा? 4। मैग्नीशियम का 12, ये 19 है तो ये क्या होगा? 20। 37 है तो ये 38, 55 है तो 56, 87 है तो 88। लेफ्ट राइट जाते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। अब देखो इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है? देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, कन्फिगरेशन क्या बनेगी? इसकी कन्फिगरेशन बनेगी 1s1। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो कन्फिगरेशन क्या बनेगी? 1s2, 2s1। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो कन्फिगरेशन क्या बनेगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है एस सबशेल के अंदर, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4 है तो देखो 1s2, 2s2। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12 है तो कन्फिगरेशन क्या बनेगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है?
लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है एस सबशेल्स के अंदर, इसीलिए इन दो ब्लॉक जो ये फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनको इसलिए क्या बोला जाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। ठीक है जी बात। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, फर्स्ट ग्रुप में, एस के अंदर। सभी के अंदर लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, एस के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, तो ये 1 लिख दिया। ये फर्स्ट पीरियड तो 1s1, सेकंड पीरियड है तो 2s1, थर्ड पीरियड है तो 3s1, तो मैं जनरली लिख देता हूं क्या, ns1। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट, ये क्या है, ग्रुप 1 एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं बात करूं ग्रुप 2 की, तो उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ns2। तो जो s ब्लॉक एलिमेंट है, जो क्या है हमारे पास s ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, s ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है, ns, ग्रुप 1 में 1, 2 में 2, तो ns 1 से लेकर 2 तक, ये क्या है हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसकी, ग्रुप 1 एंड 2। कहने का मतलब s ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ s ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो देखो जो s ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो क्या है, इनकी जो अपीयरेंस है वो क्या है, जो s ब्लॉक एलिमेंट्स है दे अपीयर्स सिल्वरी वाइट। ठीक है, क्या है इनका, सिल्वरी वाइट कलर है। दूसरा ये हमारे पास क्या है, सॉफ्ट मेटल्स है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ये क्या है, सॉफ्ट मेटल है। जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 के, उनमें अगर हाइड्रोजन को छोड़ दें तो हमारे पास बाकी सारे क्या है, सॉफ्ट मेटल्स हैं। इसलिए इनको इजली नाइफ से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, क्लीन कट क्लीवेज है इनकी, इनको हम इजिली नाइफ से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। और जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग एक नाम और से भी जानते हैं, क्या बोलते हैं इनको, अल्कली मेटल्स बोलते हैं। देखो इसमें हाइड्रोजन, देखो अल्कली मेटल्स, तो हाइड्रोजन तो मेटल नहीं है, तो हाइड्रोजन को छोड़कर जो बाकी के एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या है, मेटल्स है। तो देखो पहले हलीना होता था, तो अब आपने लीना याद रखें, तो लीना की रब से फरियाद, क्या लिखना है, लीना की रब से फरियाद। ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है, मेटल्स हैं। अब इनको अल्कली क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड है, जो इन मेटल के क्या है, हाइड्रोक्साइड है, वो क्या होते हैं, कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर।
जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उनको अगर हम वाटर के अंदर ऐड कर दें तो वो क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो कहने का मतलब जब इन मेटल्स के ऑक्साइड को वाटर के अंदर डाला गया तो वो क्या बना रहे थे, मेटल हाइड्रोक्साइड। और जो मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं, जनरली बेसिक इन नेचर। और ऐसा बेस जो वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, दोज बेस विच आर कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर, दे आर नोन एज अल्कली। उनको हम क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। तो हाइड्रोक्साइड ऑफ दीज मेटल्स are completely soluble in water, so that's why these metals are known as alkali metals. I repeat again, hydroxide of these metals, hydroxide of alkali metals are basic in nature and they are completely soluble in water. So that's why they are known as, so that's why they are known as alkali metals. तो हाइड्रोजन की बात नहीं करेंगे, हाइड्रोजन को हम वैसे ही सेपरेटली पढ़ चुके हैं हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर जो लास्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा था। ठीक है जी, तो इनको अल्कली मेटल्स क्यों बोला जाता है ये भी आपको बता दिया। अब हमारे से एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इन मेटल्स में से कौन सी मेटल रेडियो एक्टिव है, कौन सा एलिमेंट रेडियो एक्टिव है। तो बेटा जो फ्रेंसियम है, फ्रेंसियम क्या है, जो फ्रेंसियम है, दिस इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये क्या है, हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ग्रुप वन के जो एलिमेंट्स हैं इनको अल्कली मेटल्स बोला जाता है, और जो ग्रुप टू के जो एलिमेंट्स हैं इनको क्या बोला जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। अब इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर आल्सो बेसिक इन नेचर एंड दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। और वो हमें मिलते कहाँ से हैं, अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। सो दैट्स व्हाई दीज मेटल्स, जो ग्रुप टू के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। क्लियर होगा। तो ये थे हमारे पास एक जनरल सा इंट्रोडक्शन अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये वो बातें हैं जो खानदानी हैं, इनके बारे में होती हैं। अब हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स, ट्रेंड ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रेंड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ट्रेंड इन ग्रुप एंड पीरियड। ट्रेंड का मतलब वैसे क्या होता है, ट्रेंड का मतलब क्या होता है, फैशन। आजकल ये ट्रेंड चला हुआ, आजकल वो ट्रेंड चला हुआ है, लड़के बाल बढ़ा रहे हैं, लड़कियां बाल सर से कटवा रही हैं। ठीक है, तो ये क्या आजकल ट्रेंड है।
या कोई भी और किसी भी तरह का फैशन, एक तरह से आप लोग कह सकते हो, ट्रेंड का मीनिंग फैशन होता है। तो यहाँ पर ट्रेंड का जो मीनिंग है कि अगर हम ग्रुप के अंदर टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो क्या ट्रेंड हो रहा है। अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करते हैं तो क्या ट्रेंड चल रहा है। ठीक है जी, तो ट्रेंड का मीनिंग आई थिंक आपको क्लियर होगा, क्योंकि पहले सेमेस्टर में भी हमने पढ़ी थी, बट मैं दोबारा से आपको ये चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ ट्रेंड का मीनिंग क्या होता है। तो देखो, जो सबसे पहली बात पूछी जाती है ना ट्रेंड के अंदर, ग्रुप के अंदर, वो पूछी जाती है एटॉमिक साइज के बारे में। किसके बारे में? एटॉमिक साइज के बारे में। एटॉमिक साइज का ट्रेंड क्या रहता है। तो देखो, अगर हम ग्रुप 1 की बात करें, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर आपको बताया था 3 होता है, सोडियम का 11 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, रुबिडियम का 37 होता है, सीजियम का 55 होता है, फ्रेंसियम का 87 होता है एटॉमिक नंबर। आपको बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही, इसमें हाइड्रोजन इसलिए इंक्लूड नहीं करते क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है और हम सिर्फ एंड सिर्फ मेटल्स की बात करेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हाइड्रोजन भी होता है, बट यहाँ पर मैं अल्कली मेटल्स की बात कर रहा हूँ। तो देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 3 है। तो देखो, कन्फिग्रेशन क्या होगी, 2 and 1। कितने शेल्स भरे जा रही है, 2 भरे जा रही है। सोडियम की बात करेंगे, कितने शेल भरे जा रहे हैं, 2 शेल्स भर रहे हैं, सॉरी 3 शेल भरे जा रहे हैं, 1 2 3। अगर पोटेशियम की बात करें, कितने शेल्स भर रहे हैं, 4 शेल भरे जा रहे हैं। तो आप क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर मैं टॉप से बॉटम की तरफ मूव कर रहा हूं, यहाँ पर 2 शेल थे, यहाँ पर 3 थे, यहाँ पर क्या थे, 4। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम top to bottom, when we move from top to bottom in the group, तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। अब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से देखो, ये न्यूक्लियस था, ये फर्स्ट शेल है, ये क्या है, सेकंड शेल है, ये क्या है, थर्ड शेल है। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, अब यहाँ पर है, अब यहाँ पर है। तो देखो, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल, उसी को क्या बोला जाता है, एटॉमिक रेडियस बोला जाता है। और एटॉमिक रेडियस की टर्म में हम लोग क्या एक्सप्रेस करते हैं, एटॉमिक साइज को एक्सप्रेस करते हैं। तो देखो क्या हो रहा है, जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इसी वजह से डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इसी वजह से एटॉमिक साइज भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो टॉप टू बॉटम जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है, उनके बीच की डिस्टेंस है वो बढ़ रही है। और एटॉमिक जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है तो एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इस ये है हमारे पास ऑर्डर। ठीक है, अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो
सबसे बड़ा साइज किसका होगा? सीजियम का होगा। ठीक है जी, फ्रेंशियम की बात नहीं करते, फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है, तो जो भी ट्रेंड पढ़ेंगे हम लोग सीजियम तक ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा साइज किसका है? सीजियम का है। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ शेल्स क्या है? सबसे ज्यादा है। क्लियर है? कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, जैसे हमने पी ब्लॉक में पढ़ते तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो ये था हमारे पास एटॉमिक साइज का ट्रेंड। अब हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं अब हम लोग? आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? अगर कोई हमारे पास आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसमें से वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको निकालने के लिए जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, दैट इज नोन एज द आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो सपोज ये क्या है हमारे पास, ए क्या है? एक गैसियस एटम है, सिंगल एटम है, आइसोलेटेड एटम है। आजकल कोरोना चल रहा है, हम क्या कहते हैं? खुद को आइसोलेट कर लो, अकेला कर लो। तो देखो ये क्या है? आइसोलेटेड है, गैसियस एटम है। इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, देखो ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किसके बारे में? आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो आयोनाइजेशन एनर्जी नाम से ही क्लियर हो रहा है। मान लो सपोज हमारे पास ये कोई गैसियस एटम है और क्या है? आइसोलेटेड है। क्या है ये? गैसियस है और क्या है? आइसोलेटेड है। आइसोलेट का मतलब क्या होता है बताओ? कोविड का टाइम चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है, ओमिक्रॉन भी आ गया अब तो जब भी किसी को कोरोना हो जाता है तो आपको क्या कहा जाता है? अपने आप को आइसोलेट कर ले, अपने आप को दूसरे लोगों के इम्पैक्ट से अलग कर ले, अकेला हो जाओ, एक रूम के अंदर बंद होके बैठ जाओ, उसको बोलते हैं आइसोलेट करना। तो देखो अगर ये दूसरे जो भी फैक्टर हैं उनसे अपने इम्पैक्ट को खत्म कर देते हैं तो हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड। तो ये क्या है? न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम है और इसने यहां से क्या बना दिया? एक क्या बना दिया? गैसियस कटायन बना दिया। तो कैसे बना होगा? जब इस ए ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा? लूज किया होगा। और इलेक्ट्रॉन कौन सा लूज हुआ होगा? मान लो ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, ये थर्ड शेल, ये क्या है? फोर्थ शेल। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। कौन सा है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। और जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से रिमूव करने के लिए, उसी को क्या बोला जाता है? आयोनाइजेशन एनर्जी बोला जाता है। नाम से क्लियर है, एक गैसियस एटम से एक गैसियस कटायन बनाने के लिए जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म कटायन। ये न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम था, इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज नोन एज द
आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर होगा सभी को। तो देखो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक साइज के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो देखो जैसे साइज छोटा था तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी। अब साइज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, जिसकी वजह से इस न्यूक्लियस ने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको लूजली बाउंड कर रखा था। तो लूजली बाउंड कर रखा था तो उसको रिमूव करने के लिए एनर्जी भी क्या चाहिए थी, कम चाहिए थी। ठीक है, इसलिए कहा जाता है जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होती है और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो देखो कैसे देखेंगे, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस डिक्रीज करती है और इसलिए लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है, कहने का मतलब लेस आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। तो अगर हम ऑर्डर की बात करें तो सबसे छोटा साइज किसका होता है, लिथियम का, इसलिए उसकी क्या होती है, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स में। और जो सीजियम का साइज है वो सबसे बड़ा होता है, इसलिए उसकी क्या होती है, लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स के अंदर। क्लियर होगा आई थिंक आयोनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट आउटर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ। क्या मीनिंग होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट आउटर इलेक्ट्रॉन towards itself, that is known as the electron affinity। तो देखो जितना ज्यादा साइज छोटा होगा उतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखो किसका साइज सबसे छोटा होता है, सबसे स्मॉल साइज होता है किसका, लिथियम का। तो उसकी क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करने की। तो ये ऑर्डर रहता है किसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। ध्यान से देखिए, तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सपोज ए और बी के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, तो अगर ए ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ए क्या करेगा, इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ए के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इसलिए उसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और बी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इसके ऊपर क्या आ जाता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर होगी। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, और जो किस पे डिपेंड करती है,
साइज पे डिपेंड करती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है। तो देखो जिसका साइज स्मॉल होगा उसको उसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर शुड बी क्या होना चाहिए, लिथियम का साइज सबसे छोटा होता है तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो उसके जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होनी चाहिए, सबसे ज्यादा होनी चाहिए। फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर रुबिडियम की, फिर सीजियम की, और सबसे कम क्या होनी चाहिए, फ्रेंसियम की होनी चाहिए। वैसे फ्रेंसियम क्या है, फ्रेंसियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। बट अगर हम कंपेयर करें फ्रेंसियम और सीजियम में, यहाँ पर ऑर्डर रिवर्स रहता है। फ्रेंसियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सीजियम से ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन सभी को क्लियर है। फ्रेंसियम के अंदर बेटा क्या चीज भरी जाती है, 4f इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जिसकी वजह से उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इसी वजह से फ्रेंसियम की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी थोड़ी सी सीजियम के कंपैरिजन में इंक्रीज हो जाती है। तो अब जो एक्चुअल ऑर्डर है, जो क्या है एक्चुअल ऑर्डर है, वो क्या रहता है हमारे पास, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और फ्रेंसियम और सीजियम। क्लियर होगा ये आपको आई थिंक, क्योंकि जो आपकी एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी में तो टेबल के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद जो फिजिकल प्रॉपर्टी आती है, वो आती है मेल्टिंग पॉइंट। क्या आती है, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम में से सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लिथियम का होता है। ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन आपको क्लियर होना चाहिए। देखो सारे क्या है, मेटल्स हैं, तो मेटल हैं तो ये सारे क्या हैं, सॉलिड हैं। और सॉलिड स्टेट में all have सेम स्ट्रक्चर, सभी का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम होता है। बट टॉप टू बॉटम जाते हैं, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जो हमारे पास मेटल और मेटल बॉन्ड लेंथ है, वो क्या करती है, इंक्रीज करती है व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो अगर मेटल और मेटल की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं साइज इंक्रीज होता है, तो साइज इंक्रीज होता है तो मेटल मेटल बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर होगा ये पॉइंट, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं हम लोग डेंसिटी। तो स्टार्ट कर रहे हैं हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी की बात करें अगर हम लोग, तो व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन फर्स्ट ग्रुप, डेंसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्या करती है डेंसिटी,
इंक्रीज करती है जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो देखो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। एक तो क्या होता है, देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये बात क्लियर होगी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो टॉप टू बॉटम जाते हैं मास क्या होता है, इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम जाते हैं साइज भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मास भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। बट मास इंक्रीज ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू वॉल्यूम इंक्रीज की, इसलिए मास बढ़ता है तो डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ऑर्डर क्या रहना चाहिए, ऑर्डर क्या रहना चाहिए हमारे पास, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो सबसे ज्यादा जो डेंसिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सीजियम की होनी चाहिए। ऑर्डर शुड बी ये होना चाहिए, ठीक है। सीजियम का मास सबसे ज्यादा होता है और वॉल्यूम इंक्रीज। तो देखो मास ज्यादा पड़ता है सीजियम का, इसलिए डेंसिटी इंक्रीज होती है सीजियम की। बट जो एक्चुअल ऑर्डर होता है ना, जो एक्चुअल ऑर्डर होता है वो क्या रहता है, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम और सीजियम। सोडियम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो सोडियम की जो डेंसिटी है वो पोटेशियम से क्या होती है, ज्यादा होती है। ऐसा क्यों, तो देखो जो सोडियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 3s1। और पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 होती है। तो देखो सोडियम से पोटेशियम की तरफ जाते हैं, मास इंक्रीज होता है। 2s के बाद क्या होता है 2p, और 2p के बाद क्या होता है, क्या भरा जा रहा है हमारे पास 3s, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 3s 3p के बाद क्या भरा जाता है, 4s भरा जा रहा है। और आपको पता है 3s 3p के बीच में एक और चीज भी आती है जिसको क्या बोलते हैं 3d। चाहे इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है बट थर्ड शेल के अंदर क्या है 3d भी है अपना। इसलिए इसलिए मास के कंपैरिजन में पोटेशियम का वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, देखो पोटेशियम के केस में क्या भरा जा रहा है, क्या है एम्प्टी 3d ऑर्बिटल्स भी है बड़ा। तो देखो क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज मास के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाता है, इसलिए डेंसिटी कम हो जाती है। क्लियर है, आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा डेंसिटी के बारे में। तो ये एक्सेप्शन रहता है, सोडियम की डेंसिटी पोटेशियम की कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हाइड्रेशन एनर्जी स्लैश हाइड्रेटेड रेडियस और आयनिक मोबिलिटी। इन तीन चीजों की बात करते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, हाइड्रेटेड रेडियस क्या होती है और आयनिक मोबिलिटी, इन तीन चीजों की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं साइज की बात करते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की बात करते हैं। और साइज में बात कर रहा हूं इसकी किस कौन सी फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में इनके साइज की बात करते हैं, ठीक है। तो साइज सबसे ज्यादा किसका बड़ा होगा, सीजियम का बड़ा होगा। अगर मैं गैसियस कैटायन की बात करूं, गैसियस कैटायन की बात करूं तो भी सबसे बड़ा साइज किसका होगा, सीजियम आयन का ही होगा। अब अगर मैं बात करूं तो देखो जो लिथियम आयन है ना,
इसका साइज स्मॉल है और सीजियम आयन का जो साइज है वो क्या है, बहुत बड़ा है। तो देखो इसको हम मान लेते हैं चूहा और इसको हम क्या मान लेते हैं, हाथी। ठीक है, दोनों के ऊपर क्या है, वन पॉजिटिव चार्ज। दोनों के ऊपर क्या है, वन पॉजिटिव चार्ज है। तो जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वो किसके ऊपर ज्यादा है, लिथियम के ऊपर ज्यादा है। क्यों, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम क्या है, साइज छोटा होने की वजह से वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम कम है तो देखो क्या होगा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी क्या है वो ज्यादा है। तो देखो जो लिथियम आयन पड़े हैं हमारे पास, जब मैं इसको वाटर के अंदर डालता हूं, किसके अंदर डालता हूं, वाटर के अंदर डालता हूं, तो देखो O और H में से O क्या होता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और H के ऊपर क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन का नेगेटिव लिथियम के पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स लिथियम आयन की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। और इसी वजह से हमारे पास एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल तैयार होता है। ठीक है, तो देखो जो सीजियम आयन है इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है, कुछ सीजियम का जो वॉल्यूम होता है, साइज होता है, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से जो चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो देखो सीजियम भी क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है, बट बहुत ही क्या करता है, कम करता है। सीजियम क्या करता है, बहुत ही क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को कम अट्रैक्ट करता है। तो कम अट्रैक्ट करेगा तो इसका साइज इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है जी, ये तो आपको ये क्लियर हो गया होगा वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं। जब मैं लिथियम आयंस को वाटर के अंदर ऐड करता हूँ तो लिथियम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो ज्यादा होता है, उसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। इसी वजह से बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इसकी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है जी, और एक बिगर मॉलिक्यूल तैयार होता है। तो देखो क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स इस लिथियम की तरफ क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अट्रैक्ट करने से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। जब हम इसके अंदर वाटर ऐड कर रहे हैं तो देखो अट्रैक्शंस की वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है, और इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो लिथियम आयन है उसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। क्यों, क्योंकि लिथियम का साइज स्मॉल है। लिथियम है स्मॉल साइज, इसकी वजह से इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या है, ज्यादा है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी। क्यों, क्योंकि छोटा एटम होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होंगे उतनी उतनी एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी। तो एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी तो हम ये कह देते हैं हाइड्रेशन एनर्जी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि साइज छोटा है। साइज छोटा किस वजह से होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से होता है। सीजियम आयन का साइज बड़ा है इसलिए इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो देखो यहाँ पर जब बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते हैं तो एक बिगर मॉलिक्यूल बनता है जिसकी वजह से साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है जी, तो जिसका साइज छोटा होगा ना, जिस एटम का साइज क्या होगा, स्मॉलर द साइज, स्मॉलर द साइज
greater will be hydrated radius। जितना स्मॉल साइज होता है उतनी बड़ी क्या होती है, हाइड्रेटेड रेडियस होती है। तो देखो लिथियम आयन का साइज छोटा है तो इसकी हाइड्रेटेड रेडियस क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। सीजियम आयन का साइज बड़ा है तो इसकी हाइड्रेटेड रेडियस क्या होगी, कम होगी। अब देखो जितना बड़ा मॉलिक्यूल हो जाएगा उसका मूव करना उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल हैवी होता है और हैवी होने की वजह से इसकी आयनिक मोबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है जी, तो आयनिक मोबिलिटी जो होती है, आयनिक मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, हाइड्रेटेड रेडियस। जिसकी हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा होगी उसकी आयनिक मोबिलिटी कम होगी। तो देखो हाइड्रेटेड रेडियस किसकी सबसे ज्यादा है, लिथियम की, तो इसकी आयनिक मोबिलिटी सबसे कम है। जबकि सीजियम आयन की हाइड्रेटेड रेडियस कम है तो इसकी आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। क्लियर है? मैं एक बार आपको थोड़ा सा फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास लिथियम आयन पड़ा था, उसको मैंने वाटर के अंदर डाल दिया, तो लिथियम आयन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इसकी तरफ ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करते हैं, तो एक बिगर साइज मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है जी, तो बिगर साइज मॉलिक्यूल बनता है। और आपको पता है वाटर और लिथियम आयन के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, और अट्रैक्ट होने से एनर्जी रिलीज होती है जो, उसी को क्या बोला जाता है, हाइड्रेशन एनर्जी बोला जाता है। वैसे जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं लिथियम आयन का साइज छोटा है, साइज छोटा है तो क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है जी, तो देखो स्मॉल साइज तक बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो रहे थे जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल बनता है, और जो ये रेडियस होती है उसको हाइड्रेटेड रेडियस बोलते हैं। तो ये भी कह सकते हैं जितना ज्यादा स्मॉल साइज होगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होती है, हाइड्रेटेड रेडियस होती है। तो जितना स्मॉल साइज उतनी हाइड्रेटेड रेडियस, तो हाइड्रेटेड रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है, आयनिक मोबिलिटी होती है। क्लियर होगा ये आप आपको। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लेम कलरेशन। फ्लेम कलरेशन से पहले हम लोग एक चीज पढ़ने जा रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। एक कोई मेटल की सरफेस है, इसके अंदर क्या पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन पड़े। तो जब एक लाइट पड़ती है मेटल की सरफेस के ऊपर तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोला है, व्हेन ए लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी falls on the surface matter then ejection of electron take place। light of suitable frequency falls on the surface matter then ejection of electron take place। this phenomena is known as the photoelectric effect। नाम से क्लियर है, लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है। और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो आयोनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, तो लिथियम और सोडियम है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, बहुत ही ज्यादा है, इसलिए उसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, बहुत ही कम है। तो लिथियम और सोडियम बहुत ही कम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं, ना के बराबर, कहते हैं करते ही नहीं। तो कौन शो करता है फर्स्ट ग्रुप में, रुबिडियम, लिनाकी, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये तीन ही एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या करते हैं, शो करते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है।
तो इनमें से भी अगर हम बात करें कौन सी मेटल है जो सबसे ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती है, तो वो क्या है, सीजियम मेटल। ठीक है जी। और जो फ्लेम कलरेशन है ना, फ्लेम के अंदर कलर, वो भी क्या करता है, आयोनाइजेशन एनर्जी पे ही डिपेंड करता है। ठीक है। तो कहा जाता है बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। कलरेशन, फ्लेम इन द कलर, जब हम कोई भी मेटल है उसकी पेस्ट को हम क्या करते हैं, फ्लेम के अंदर बर्न करते हैं, तो क्या होता है, कलर शो होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर कलर शो होता है। बट अगर मैं बात करूं बेरिलियम की, मैग्नीशियम की, तो ये मेटल्स, इनको जब हम फ्लेम के साथ बर्न करते हैं तो ये कलर शो नहीं करते, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये भी क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी से ही के पे डिपेंड करता है। तो देखो जिन मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी है, ज़्यादा होती है, तो उनके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। तो इसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फ्लेम कलरेशन से स्टार्ट करूँगा मैं, वीडियो बहुत लंबी बनने जा रही है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे एक तो फ्लेम कलरेशन के बारे में और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स के बारे में। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।